अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडप्रिज्म। हम जो है वो जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर सेल इंजरी, सेल डेथ एंड अडेप्टेशंस कर रहे हैं। इसमें हम मैकेनिज्म्स टू सेल इंजरी टॉपिक कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो हम माइटोकॉन्ड्रियल एंड मेम्ब्रेन डैमेज पढ़ चुके हैं। थर्ड मैकेनिज्म जो है वो हमने आज डिस्कस करना है, डैमेज टू डीएनए। इसके अलावा हमने जो है वो आज डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम होमियोस्टेसिस एंड ईआर स्ट्रेस को भी फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डैमेज टू डीएनए क्या होता है? ये अपोप्टोसिस के थ्रू मैकेनिज़्म चलता है। इसमें क्या होता है, डैमेज कैसे हो सकता है डीएनए को कि कोई भी रेडिएशंस को एक्सपोजर हो जाए, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ की जाएँ या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हों, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डीएनए डैमेज कॉज करवाती हैं। एजिंग जो है ये भी एक कॉज हो सकती है। उसके अलावा जो P53 है ये ट्रिगर कराता है अपोप्टोसिस को बाय माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे, जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अपोप्टोसिस के जो 2 पाथवे होते हैं, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, वो हम कवर कर चुके हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होता है कि सेल हमेशा जो है वो ऐसे मैकेनिज़म्स रखता है कि वो अपने किसी भी डैमेज को रिपेयर कर सके। लेकिन अगर डैमेज स्वेयर हो जाए, इरिपेयरेबल हो जाए, तो सेल जो है वो अलाउ नहीं करता कि कोई भी कैंसर रिस्क लिया जा सके। इसलिए वो जो है वो अपनी डेथ कोज करवा देता है, यानी कि इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ मूव कर जाता है, जो कि नेक्रोसिस के थ्रू भी हो सकती है और अपोप्टोसिस के थ्रू भी हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल्स। जो मेनली डीएनए डैमेज है उसमें फ्री रेडिकल्स का बहुत रोल है, और फ्री रेडिकल्स में भी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हाईली रिएक्टिव भी होगा, और वो जो है ईजीली एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको अटैक कर सकता है और उनको मॉडिफाई कर सकता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, लिपिड्स हो सकता है, डीएनए हो सकते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में अगर कोई इम्बैलेंस आ गया, यानी कि फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और सेल्स की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उनको न्यूट्रलाइज़ कर सके, यानी कि उनसे जो है वो अपना बचाव कर सके। तो ये जो इम्बैलेंस वाली कंडीशन होगी ना, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगी, और इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्या करेगा कि वो सेलुलर डैमेज को जो है वो और ज़्यादा कर देगा। उसके अलावा ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, इसमें हम 5 वेज पढ़ेंगे, यानी कि सेवरल पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो 5 इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनमें नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती है H2 को, और क्या करती है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेता है। लेकिन जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होने हैं तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन की एबिलिटी होगी गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। यानी कि क्या होगा कि अगर एक ऑक्सीजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो सुपर ऑक्साइड एनाइन बन जाएगा। अगर वो जो है ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रही है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर रही है तो हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स बन जाएंगे। ये सारी जो सुपर ऑक्साइड एनाइन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स हैं, ये सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो डीएनए डैमेज में रोल प्ले करते हैं या फिर सेल को नुकसान पहुँचाते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड पाथवे है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के दौरान जो एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो भी जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन इस तरह वो जो है वो सेल को, डीएनए को भी डैमेज पहुंचाते हैं। थर्ड पाथवे होता है रेडिएशंस। जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो वाटर की हाइड्रोलाइजेशन करवा देती हैं, और वो क्या करती हैं कि वाटर को हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स में स्प्लिट कर देती हैं। उसके अलावा 4th नंबर पे आ जाता है एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिन्स। इनमें ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये ट्राइक्लोरोमेथाइल CCl3 में कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं है, लेकिन इनके सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की तरह, और ये क्या करते हैं कि ये डैमेज पहुंचाती हैं। 5th नंबर पे आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, यानी आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को जो है वो कैटालाइज करते हैं फेंटन रिएक्शन के थ्रू। अब फेंटन रिएक्शन क्या होता है? फेंटन रिएक्शन में आपको एक बात याद होनी चाहिए कि कोई आयरन है और वो प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि ये 2 चीज़ें, हाइड्रोजन परऑक्साइड और आयरन, ये मिलके जो है वो हाइड्रोक्सल आयंस बना रहे होते हैं। हाइड्रोक्सल आयंस भी जो हैं वो भी फ्री रेडिकल्स के तौर पर जो है वो रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं कि वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और जो डीएनए उन सबको डैमेज पहुंचाते हैं। इनमें एक और बात ऐड कर लें कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है
वो भी फ्री रेडिकल के तौर पे एक्ट करता है कि इसमें परऑक्सीनाइट्रेट एनाइन आ जाएगा, इसमें नाइट्रेट एनाइन आ जाएगा, नाइट्राइट एनाइन आ जाएगा। ये सारे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये सारे जो हैं ये भी फ्री रेडिकल के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स की एक डायग्राम है। इसने इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके अलावा इनकी इनएक्टिवेशन कैसे की जा सकती है, और थर्ड बात कि इनके पैथोलॉजिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इसमें हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे 4 फ्री रेडिकल्स डिस्कस किए गए हैं, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन एंड परऑक्सी नाइट्राइड। ये टेबल जो है ये अगर आप अच्छी तरह से कर लें तो आपको जो है वो फ्री रेडिकल्स अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो ये सुपर ऑक्साइड आयन है ये किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना, जो मैंने पहले बात की रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, कि इन कंप्लीट रिडक्शन है ऑक्सीजन की, और क्या होगा कि यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और सुपर ऑक्साइड एनायन बन जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनेगा कि ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज उसके थ्रू भी बन सकता है, और यानी कि जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज होता है वो सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। उसके अलावा ये जो है अगर नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो तब भी वहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। थर्ड नंबर पे आ जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। ये भी वाटर की हाइड्रोलाइसिस के दौरान बनता है, फैंटन रिएक्शन जो मैंने आपको बताया उसमें। और परऑक्सी नाइट्रेट है, ये भी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के इंटरेक्शन में जो है तब ये बनता है। मैकेनिज्म ऑफ इनएक्टिवेशन क्या होता है, सुपर ऑक्साइड जो है वो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो है वो इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसकी इनएक्टिवेशन कैसी होती है कि कैटालेज एंजाइम या ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम है, तो वो इनकी जो है वो कन्वर्जन करा देता है कि वाटर और ऑक्सीजन में इनकी कन्वर्जन हो जाती है। थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो जो है उसकी कन्वर्जन होती है वाटर में बाय ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। परऑक्सी नाइट्रेट की कन्वर्जन जो होती है वो नाइट्रस एसिड होता है, वो मतलब कि परऑक्सी नाइट्रेट की नाइट्रस एसिड में जो है वो कन्वर्जन हो जाती है। ये जो है वो परऑक्सी रिडॉक्सिन्स करवाते हैं जो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सारा मैकेनिज्म इनका हो रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो इनके पैथोलॉजिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। पैथोलॉजिक इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि सुपर ऑक्साइड जो है उसमें ये जो है डिग्रेडिव एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है ल्यूकोसाइट्स में और दूसरे सेल्स में, और वो डायरेक्टली जो है लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डैमेज पहुंचाते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में जो है वो ये हाइड्रोक्सिल आयन और हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को और सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसमें पैथोलॉजिक इफेक्ट क्या होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल है जो कि सेम सुपर ऑक्साइड की तरह लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डैमेज पहुंचा रहे हैं। परऑक्सी नाइट्रेट में क्या होगा, सेम लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डैमेज पहुंच रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि सेल जो है वो फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट जो है वो ख़ुद को कैसे डिफेंड करता है। इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, यानी विटामिन ई, ए, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, वो फ्री रेडिकल्स से जो है वो सेल को बचाते हैं। मेटास्क्रिस्ट्रिंग प्रोटीन्स आ गई, यानी कि ट्रांसफेरिन और फेरेटिन जो है वो कॉपर और आयरन के साथ जो है वो बाइंड करती हैं, यानी कि ये मेटल्स हैं इनके साथ बाइंड करती हैं, और फिर जो है वो कैटालाइजिंग हार्मफुल रिएक्शंस जो होते हैं ये उनसे प्रिवेंट करती हैं ताकि सेल को जो है वो डैमेज ना पहुंच सके। उसके अलावा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है, इसमें 2 तरह के एंजाइम डिस्कस किए जाते हैं, बल्कि 3 तरह के एंजाइम डिस्कस किए जाते हैं। एक तो कैटालेज आ जाता है, वो क्या करता है कि ये डिकम्पोज कर देता है H2O2 को वाटर में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन परऑक्साइड को। उसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज आ जाता है, ये जो है ये सुपर ऑक्साइड को जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जो है ये H2O2 को वाटर में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। स्पॉन्टेनियस डिके भी एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू जो है वो सेल अपना बचाव करता है। और इसके अलावा जो है ये डायग्राम, इसमें जो है वो डिटेल से डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जनरेशन होती है, रिमूवल होता है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का सेल इंजरी में क्या क्या रोल है। ये मैं जूम नहीं कर पा रही, मैं आपको बाद में समझाती हूँ इसको। फ्री रेडिकल्स के इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सेल जब डिफेंस करता है तो वो रिवर्सिबल इंजरी की तरफ मूव करता है, लेकिन ये रिवर्सिबल इंजरी में फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो सीवियर डैमेज कॉज करती हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 डिस्कस किए गए हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन और डीएनए डैमेज। लिपिड पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उन पे अटैक करती हैं, फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं और जो है वो मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है। और क्या होता है, ऑटो कैटालिटिक चेन रिएक्शन होता है, यानी कि सेल जो है वो अपने ही जो उनकी प्रोडक्शन होगी अपने ही उसके रिएक्शंस में वो कैटालाइजेशन करना शुरू कर देगा। जैसा कि ऑटोफेगी में सेल अपने ही कंटेंट्स को खाना शुरू कर देता है, ऐसे ही ऑटो कैटालिटिक जो रिएक्शन होता है उसमें जो है वो अपनी ही प्रोडक्शन को जो है वो नुकसान पहुँचाया जा रहा होता है। लिपिड पर ऑक्सीडेशन से क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन को ये ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शंस होते हैं जो कि फैट्स को डिग्रेड करते हैं, इनके जो कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उन पे अटैक करके। प्रोटीन मॉडिफिकेशन कैसे होती है कि अमाइनो एसिड्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, एंजाइम फंक्शन का लॉस हो जाता है, प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग जो है वो शुरू हो जाती है और इनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, यानी कि मॉडिफिकेशंस आ रही हैं ना एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स पे और स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की कन्फर्मेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उसके अलावा अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन जो है वो इन्हेंस हो रही है। ये सारी चीज़ें यानी कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन या ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रही है। डीएनए डैमेज में क्या होता है, ये सिंगल डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स कॉज करवाता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, अडक्ट फॉर्मेशन होती है। अडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए सेगमेंट जो है वो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स के साथ जो है वो बाइंड करना शुरू कर देता है, बाउंड बना लेता है एक, ये अडक्ट फॉर्मेशन होती है और ये एजिंग करवाता है, सेल डेथ करवाता है, कैंसर करवाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि डीएनए डैमेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के थ्रू जो है वो अपोप्टोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो सेल डेथ करवाता है। इस डायग्राम को देखें कि ना सबसे पहले रेडिएशन आई, कोई भी टॉक्सिन्स आए और रिपरफ्यूजन हुई, ये वाली डायग्राम। तो क्या होगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन होगी, जिनमें 3 स्पीशीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सालाइन। अब जो सुपर ऑक्साइड है, ये तीनों क्या करेंगी कि ये पैथोलॉजिक इफेक्ट करवाएंगी अगर जो है वो इनकी कन्वर्जन नहीं हो रही या इरिवर्सिबल मैकेनिज्म हो रहा है। वैसे बेसिकली जो है सुपर ऑक्साइड को जो है वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसकी डिकम्पोजिशन होती है वाटर में, जो कि ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज करवाता है और कैटालाइज करवाता है, और इन दोनों ये सारे क्या करते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देते हैं। पैथोलॉजिक इफेक्ट्स में क्या होता है कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचा रहे हैं वो, प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो रही है, यानी कि ब्रेकडाउन हो रही है, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो रही है, डीएनए डैमेज हो रहा है, म्यूटेशंस हो रही हैं डीएनए में, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये था हमारा डीएनए डैमेज जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो सेकंड मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं, जो सेवरल सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनमें। लेकिन अगर ये साइटोप्लाज्म में एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो रिलीज़ हो जाए तो फिर ये एक सोर्स ऑफ इंजरी है, यानी कि ये 2-एज स्वॉर्ड है कि ये अच्छा भी काम कर सकता है और ये नुकसान भी पहुँचा सकता है। टाइटली रेगुलेटेड मैसेंजर है। उसके अलावा कैल्शियम साइटोसोलिक फ्री कैल्शियम जो होती है वो नॉर्मली जो है वो लो कंसनट्रेशन होती है उसकी कंपेयर टू आउटसाइड द सेल, यानी कि साइटोसोल जो होगा उसमें कैल्शियम की कंसनट्रेशन जो है वो 0.1 माइक्रोमोल होगी, लेकिन आउटसाइड जो है वो 1.3 मिलीमोल होगी। और जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्क्विस्टर्ड होता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, कैल्शियम ओवरलोड हो रहा है, साइटोसोलिक कैल्शियम ओवरलोड हो रहा है, यानी कि कोई एस्कीमिया या टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स करवा रहे हैं, एक्सेसिव इन्फ्लक्स हो रहा है कैल्शियम का इनटू द साइटोप्लाज्म। और फिर क्या होगा कि आगे इसका 2 मैकेनिज़म्स हैं कि जो किस तरह से कैल्शियम जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम बहुत ज़्यादा जो एक्यूमुलेट हो गया वो किस तरह से सेल इंजरी कॉज करवाता है। फर्स्ट जो होता है कि सेवरल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि फॉस्फोलाइपेजेस एक्टिवेट हो गए जो मेम्ब्रेन डैमेज करवाते हैं, प्रोटिएजेस एक्टिवेट हो गए जो मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस हो गए जो डीएनए डैमेज करते हैं, और एटीपीएज हो गया जो कि एटीपी डिप्लीशन को और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। सेकंड होता है माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स। ये क्या होगा कि जब कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई है तो वो ट्रिगर करेगा कि ये पोर्स बने मेम्ब्रेन में, और क्या होगा कि मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी और एटीपी प्रोडक्शन में भी फेलियर आ जाएगा। डायग्राम देखें कि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आया, कोई भी इंजरियस एजेंट आया, और क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की कैल्शियम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैल्शियम साइटोसोल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, यानी कि वहाँ से लीक आउट होकर साइटोसोल में आ रही हैं और साइटोसोलिक कैल्शियम जब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर क्या होगा कि सेवरल एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम्स जिनमें फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीज, एंडोन्यूक्लियस और एटीपीएज वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। ये आगे मेम्ब्रेन डैमेज भी करवा सकते हैं, न्यूक्लियर डैमेज भी करवा सकते हैं और एटीपी की डिप्लीशन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, एटीपी डिप्लीशन करवा देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस एंड द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स। ईआर स्ट्रेस क्या होता है कि ईआर का जो रोल होता है एक सेल में वो क्या होता है कि इसने
जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स है ना उनकी मैचुरेशन करवानी है और उनको प्रॉपर फोल्ड करवाना है, यानी कि मैचुरेशन और फोल्डिंग जो है प्रोटीन्स की जो सिंथेसाइज हो रही हैं प्रोटीन्स, वो सारा काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करवाना होता है। ईआर स्ट्रेस क्या होता है कि प्रोटीन फोल्डिंग की डिमांड ज़्यादा हो गई है और ईआर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको फोल्ड कर सके, यानी कैपेसिटी कम हो रही है और डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और एक इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग की डिमांडिंग में और ईआर की कैपेसिटी में कि वो उनको फोल्ड कर सके कम हो गया, तो फिर क्या होगा, ये इम्बैलेंस ईआर स्ट्रेस कहलाएगा। एक काम है ना बहुत ज़्यादा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस हो रहा है। फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मिसफोल्डेड अनफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो ईआर ल्यूमेन में जो है वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? जीन म्यूटेशंस, हाइपोक्सिया इस्कीमिया हो गया, वायरल इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं और इंक्रीज डिमांड जो है वो इसकी जो है वो कॉज हो सकती है। उसके अलावा जो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स जो है ये एक सर्वाइवल अटैम्प्ट होती है सेल की कि जो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ट्रांजिशनल अटेनुएशन होती है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ताकि लोड जो है वो भी रिड्यूस हो जाए। स्लो कर लिया प्रोटीन सिंथेसिस को तो लोड जो है वो कम हो जाएगा। अप रेगुलेशन शेप्रोन्स प्रोटीन्स होती हैं, शेप्रोन्स जो होते हैं ये प्रोटीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और इनकी हेल्प करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो करेक्टली फोल्ड हो सके। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स में जो है वो शेप्रोन्स का रोल होता है। इन्हेंस डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं ना उनकी एलिमिनेशन को ये इंक्रीज़ कर देता है। ये 3 रिस्पॉन्स होते हैं जो कि सर्वाइवल अटैम्प्ट के लिए जो है वो मतलब कोशिश करते हैं। रिस्टोर बैलेंस एंड अलाउ द सेल टू सर्वाइव। अगर अडेप्टेशन फेल हो गई है तो क्या होगा कि ईआर स्ट्रेस जो है वो अपोप्टोसिस की तरफ लीड करेगा। अगर तो फेल हो गया कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ कोप करे तो स्ट्रेस जो है वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। सेल जो है वो अडेप्टेड हो जाएगा, अडेप्टिव से जो है वो प्रो अपोप्टोटिक सिग्नलिंग पाथवे के तरफ जो है वो मूव करेगा, यानी अपोप्टोसिस की तरफ मूव करेगा। उसके बाद कैस्पेसिस की एक्टिवेशन होगी और फिर क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। इसमें जो है ये डायग्राम जो है ए और बी, ये 2 डायग्राम्स हैं। इनमें नॉर्मल जो है वो रिस्पांस दिखाया गया है और सेकंड जो है वो अनफोल्ड प्रोटीन रिस्पांस दिखाया गया। नॉर्मल में क्या होता है कि शेप्रोन्स जो होती हैं वो नॉर्मल आरएनए से जो है वो प्रोटीन्स बन रही हैं और शेप्रोन्स जो हैं वो मैच्योर फोल्ड प्रोटीन्स बना रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करके। सेकंड में क्या होता है, कोई भी मेटाबॉलिक अल्ट्रेशंस आ गई, एनर्जी स्टोर्स कम हो गए, जेनेटिक म्यूटेशंस आ गई प्रोटीन्स में, वायरल इन्फेक्शंस, केमिकल जो है वो इंसर्ट्स हो गए, तो वो सारी क्या करेंगे कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को एक्सेसिव उनकी प्रोडक्शन कर देंगे। वही कि ईआर स्ट्रेस हो जाएगा। फोल्डिंग डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर गई है और फोल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, तो क्या होगा, ईआर स्ट्रेस हो जाएगा। और अगर अडेप्टेशन का फेलियर हुआ तो अपोप्टोसिस होगी, और अगर सेलुलर अडेप्टेशन है यानी कि अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स है उसमें क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को वो कम कर देंगे, शेप्रोन्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देंगे और क्या होगा कि मैच्योर फोल्डेड प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फेमिलियल हाइपरक्लोरेस्ट्रीमिया हो गया, टे सेक्स डिजीज़ हो गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्जाइमर डिजीज़, ये सारी जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स के जो मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स हैं वो जो डिजीज़ कॉज करवाती हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से बस याद होनी चाहिए कि ये क्यों किस वजह से हो रही है। ये था हमारा लेक्चर, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर